Hello 12th class, this is your business study class and today our topic is scientific management developed by F.W. Taylor। इससे पहले यानी लास्ट वीडियो में हमने फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे उनको आज पढ़ेंगे। उससे पहले F.W. टेलर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड और उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। देखिए, कई बार प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है और एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि F.W. टेलर वाज बोर्न इन 1856 इन USA। ठीक है, 1856 में बोर्न हुआ था इनका USA में। ही ज्वाइन मिडवेल स्टील कंपनी एज ए मैकेनिकल मैनेजर के तौर पर उन्होंने 1878 में कंपनी ज्वाइन की थी। और यूजिंग द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडी एंड टेक्निक्स। अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें, टेलर ने साइंटिफिक स्टडी और टेक्निक्स जो है वो सेटअप की थी। ठीक है, इन्होंने साइंस की तरफ ज़्यादा जोर दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, he primarily concerned about the efficiency of workers and optimal utilization of resources। efficiency और वर्कर और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, इस तरफ इन्होंने ध्यान दिया, इनकी प्रायोरिटी थी। इसीलिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की, उन्हें पढ़ते हैं। आगे देखिए, इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। पहले अब इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या दिया अपना, क्या F.W. टेलर ने अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया इस मैनेजमेंट में। अगर हम देखें तो देखिए, फर्स्ट क्या था, टेलर पब्लिश बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेनिंग इज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। टेलर ने बुक्स और रिसर्चेस पेपर जो हैं साइंटिफिक व्यू जिसमें उन्होंने अपने एक्सप्लेन किए ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो उन्होंने बुक पब्लिश की। सेकंड देखिए, हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग। उन्होंने कौन कौन सी जो पब्लिश किए हैं, स्टॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कई बार उनकी पब्लिशिंग के बारे में, तो आप नाम नोट डाउन करेंगे। थर्ड, ही एम्फेसिस्ड ऑन एडोप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेजमेंट में जितनी प्रॉब्लम्स आई उन्होंने कहा कि साइंटिफिक उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए साइंटिफिक जो मेथड है उन्हें एडोप्ट किया जाए ताकि जो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो एक कंट्रीब्यूशन था। आप मैनेजमेंट, साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसका एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में, हर जगह पे साइंस को अप्लाई करो। ठीक है, जो साइंटिफिक हैं रूल्स रेगुलेशन, यानी कि ऐसे ही ना कहो कि हाँ ये चीज़ ऐसे है तो कर लो, नहीं, पहले उसको क्या किया जाए, अप्लाई करके देखा जाए कि ऐसा है, ऐसा क्या रिज़ल्ट आ सकता है, क्या वो है, इसका क्या इफ़ेक्ट है, ये सब चीज़ें देखी जाए, फिर उसको क्या किया जाए, यूज़ किया जाए। ठीक है, मैनेजमेंट में तो यही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट के हर एलिमेंट और हर जगह पे साइंस को अप्लाई किया जाए, दैट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स ट्रेन पर्सनली इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनपुट। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या है मैनेजमेंट को हर जगह अप्लाई करना, मैनेजमेंट में हर जगह साइंस को अप्लाई करना, दैट इज़ रिलेटेड विद द कि जो साइंटिफिक टूल्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं और ट्रेन जो एम्प्लॉयज़ है पर्सनल है, उन्हें क्या करें, यूज़ किया जाए मैनेजमेंट में, ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहे, ताकि उसका जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो और अच्छा हो। ठीक है, यही क्या है, मैंने इसका मीनिंग है। आगे देखिए, इसमें एक डेफिनेशन है, आपकी बुक में होगी, इसमें थोड़ा सा ये डेफिनेशन क्लियर नहीं आ रहा। आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन अपने जो नोट्स बनाएंगे उनमें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चाहे F.W. टेलर के अकॉर्डिंग करिए, चाहे
एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर यूएसए, चाहे पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर मीनिंग वगैरह आता है तो आपको अगर आप डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं तो इसका अच्छा इफेक्ट मिलता है, मार्क्स गेन करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट देखिए, मेन टॉपिक है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक हम बात कर रहे थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो डेवलप के साइंटिफिक प्रिंसिपल जो डेवलप किए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। देखिए, पहला जो प्रिंसिपल है वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उन्होंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें कि उसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर अप्लाई कर रहे हो कि ये नहीं है कि हाँ इसे कर दो, कि पहले से ऐसा होता रहा है तो अब भी ऐसे ही करो, ऐसे रिजल्ट आगे आएगा, नहीं। पहले कोई भी अगर आप कोई चीज़ कोई भी चीज़ करो तो उससे पहले अप्लाई करो, उसका रिजल्ट देखो क्या, यानी उसका कॉज और इफेक्ट देखो, क्या कारण है, ऐसा है तो क्यों हो रहा है और उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, फिर जाके उसे यूज़ किया जाए मैनेजमेंट में। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, टेलर insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry, not on intuition. इनिट्यूशन पे डिपेंड ना हो कि अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है, इसे अप्लाई कर दो। इंक्योरी पे डिपेंड हो, साइंटिफिक इंक्योरी बेस्ड हो, ठीक है, रिसर्च बेस्ड हो, कि एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड। ठीक है, कि मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैनेजर, एक फॉर एग्जांपल एक मैनेजर कहता है कि लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया था तो इससे जो प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई थी और जो आउटपुट है वो भी बहुत अच्छा आया था। तो ये नहीं कि अगर उसके एक्सपीरियंस से वो कई सालों से ऐसा करता आ रहा है तो अगर अब भी ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। एनवायरमेंटल चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहते हैं, तो इसलिए इस बेस पे डिपेंड ना रहे। साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक मेथड, टूल्स, इन पर डिपेंड किया रहा जाए। ही सेज देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज़ नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब। उन्होंने कहा कि कुछ करने से पहले, मतलब थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कुछ करने से पहले सोचा जाए, जबकि रूल ऑफ थंब में ऐसा नहीं होता। उसमें तो जो पहले कर दिया बिना सोचे वो अप्लाई कर देना होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस जो है अगर मैनेजमेंट में साइंटिफिक प्रिंसिपल टूल्स वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं तो वो साइंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नॉट रूल ऑफ थंब है कि एक बार जो कह दिया वो है, नहीं। ये बेस्ड है साइंटिफिक रिसर्च और एफर्ट्स और इफ़ेक्ट्स पे, एक्सपीरियंस पे भी। आगे देखिए, साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मेथड एंड वे ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कॉज और इफेक्ट पर। आगे, टेलर्स इंसिस्ट on production of scientific inquiry into domain of management practice. Taylor believed that there is only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through work study and analysis. वो कहते हैं कि बेस्ट मेथड है एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का, और वो मेथड क्या है? वर्क स्टडी और एनालाइज। कि वर्क स्टडी की जाए ना, कि काम कैसे होगा, कितनों में बांट के काम को पूरा कराया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से वर्क स्टडी की जाए और उसको एनालाइज किया जाए, तब जाके जो काम है वो सही तरह से किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने इस मेथड को किससे सब्स्टिट्यूट किया? रूल ऑफ थंब से। कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए पार्टिकुलर जॉब इज़ डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। कि रूल ऑफ थंब की अगर हम बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड टाइम, किसी काम को, एक काम है, कोई भी जॉब कर रहा है, मतलब कोई भी काम है, उस वक्त को पूरा करने के लिए मैनेजर ने एक स्टैंडर्ड टाइम किया है कि हाँ, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा है, कि पिछले अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा है कि इस काम को पूरा करने में एक इतना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा। दैट इज़ द रूल ऑफ थंब। पर टेलर क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम, किसी भी जॉब को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो सेट किया जाएगा वो किस हिसाब से किया जाएगा? टाइम स्टडी के हिसाब से। ठीक है, यानी कि उसको पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा है देखा जाए, टाइम स्टडी की जाए एक ऑर्गेनाइजेशन में, तभी उसके लिए टारगेट फिक्स किया जाए, टाइम पीरियड फिक्स किया जाए, तभी जो होगा वो आउटपुट भी अच्छा आएगा और काम भी अच्छा होगा। ठीक है, वो रूल ऑफ थंब पे डिपेंड ना हो कि हाँ पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। ठीक है, इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को देख लें एक बार।
यूज़ ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए टेलर क्या कहते हैं अपने इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि मैनेजमेंट के हर जगह पर साइंस को अप्लाई किया जाए, यूज़ किया जाए। सेकंड, देयर इज़ ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कुड बी डेवलप बाय स्टडी एंड एनालाइज, नॉट रूल ऑफ थंब। यानी क्या कहते हैं टेलर, वो कहते हैं कि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का वन बेस्ट मेथड क्या है कि स्टडी की जाए। ठीक है, किसी भी काम को अगर करें उसके लिए स्टडी की जाए, तब जाके उसमें उस चीज़ों को यूज़ किया जाए, रूल ऑफ थंब ना हो। थर्ड, उन्होंने कहा मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन, विल और एक्सपीरियंस। मैनेजर अपनी इच्छा और एक्सपीरियंस के बेस पे डिसीज़न ना ले। ठीक है, वो डिसीज़न किस बेस पे ले, उन चीज़ों को अप्लाई करके। नेक्स्ट, टेक एवरी डिसीजन साइंटिफिकली। हर डिसीजन साइंटिफिकली लिया जाए, ना कि अपनी इंट्यूशन और अपनी विल से। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट पेज पर। सेकंड जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब देखिए उन्होंने इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा। उन्होंने कहा हार्मोनी का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था। हार्मोनी का मतलब होता है सब एक जगह चले, ठीक है, सबकी डायरेक्शन एक तरफ हो। ये नहीं कि कोई अलग चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, सबके सबका जो डायरेक्शन है एक गोल है, कॉमन गोल हो सबका। ठीक है, सब अगर सब एक जगह मिल के कह सकते हैं हम कि सबका कॉमन गोल होगा, सबका एक डायरेक्शन होगा, तो फिर सबका क्या होगा, एक रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा, आउटपुट अच्छा आएगा। अलग अलग जाके तो सब फिर बढ़ जाएंगे, कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. Generally in every organization there are two groups of people, worker group and management group. Both the group work as rival of each other, as worker always feel that they are underpaid and overburdened with the work, and management also always feel that workers are good for nothing. In this principle, Taylor insists that there is need for both the group to change their attitude for each other. देखिए इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि सबके सब एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, तो वो हार्मोनी से काम करें, सब मिल के एक डायरेक्शन में काम करें। इससे क्या होगा, अपना इकट्ठा जो म्यूचुअल गिव है वो दे पाएंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में एक दूसरे में। सब अगर अपना अपना करना चाहेंगे तो फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सब अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो इसकी बजाय सब इकट्ठे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करें तो उनमें हार्मोनी हो, सबकी डायरेक्शन एक तरफ। अब आगे उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ग्रुप काम करते हैं। ठीक है, एक ग्रुप होता है वर्कर ग्रुप, दूसरा होता है मैनेजमेंट ग्रुप। देखिए जो वर्कर ग्रुप है, पर ये दोनों के दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या होते हैं, राइवल होते हैं, विरोध में काम करते हैं। अब देखिए जो वर्कर ग्रुप होता है वो सोचता है, वो फील करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उसे कम दिया जा रहा है, उसका वर्क उस ओवरबर्डन है, उसे काम ज़्यादा दिया जा रहा है, उसके लिए पेड उसे कम दिया जा रहा है। और जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो हमेशा ये सोचता है कि वर्कर जो है हमेशा हर चीज़ के लिए सही नहीं होते, यानी जो वर्कर है यानी कि हर काम वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए वो सही है। तो टेलर क्या कहते हैं कि इस चीज़ को जो माइंड है दोनों की, जो थिंकिंग है ग्रुप्स की, वो चेंज हो। इसके लिए वो दोनों के दोनों अपना एटीट्यूड चेंज करें। इसके लिए बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, मेंटल रिवोल्यूशन। प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं और एग्जाम में भी आ जाता है मेंटल रिवोल्यूशन अलग से, इसलिए बहुत ध्यान से सुने मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है। उन्होंने कहा मेंटल रिवोल्यूशन देखिए क्या होता है, कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। इसका मतलब होता है, मेंटल का मतलब क्या हो, माइंड, रिवोल्यूशन होता है चेंज। इसका मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है माइंड को चेंज करना, कि कम्प्लीटली चेंज किया जाए एटीट्यूड वर्कर्स का। जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ या मैनेजर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने एटीट्यूड में क्या करें, अपने माइंड में चेंज करें। ये मत सोचें जैसे कि ऊपर हमने दो ग्रुप्स में बताया कि ऐसे होता है, ये मत सोचें। सभी सोच के काम चले, सबकी एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग हो और सब हार्मोनी में काम करें कि सबको एक ही डायरेक्शन में चलना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्टिव हो वो वन डायरेक्शन, तो क्या होगा, आउटपुट अच्छा मिलेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बना रहेगा और जो रिज़ल्ट है वो गेन करने में
एक गोल को अचीव करने में आसानी होगी। यही इस प्रिंसिपल में वो बताना चाहते हैं। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी एंड विल एंड विद अदर्स वर्कर्स with worker at the same time. Worker must contribute to their best level. Taylor feel that prosperity of organization depend upon prosperity of employer as well as employees. एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयर्स पे तो करती ही है, साथ साथ एम्प्लॉयर्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, यानी दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस एग्जाम्पल भी दिया था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर is to earn more and the objective of management is to maximize production. Instead of discord for each other, objective worker can earn more by producing more, which will help in maximize the production also. एक उन्होंने एग्जांपल दिया कि वर्कर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा कमाना और मैनेजमेंट का क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, अब डिस्कॉर्ड की बजाय, डिस्कॉर्ड का मतलब कलह या कह सकते हैं भेदभाव, अब इस चीज़ को अगर हटा दिया जाए, डिस्कॉर्ड अगर ना हो, इस स्पेस पे क्या होगा, दोनों के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सकेगा। वर्कर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उन्हें तो प्रोडक्ट किस तरह से कमा सकता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने पर। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगी, सेल बढ़ेगी, है ना। सेल बढ़ने से क्या होगा, ग्रोथ होगी। एक्सपेंड होने से क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की भी जो अर्निंग है वो बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, दोनों का मैक्सिमाइजेशन होगा। तो इसमें वो यही बताना चाहते हैं।